हेलो आंटी। नमस्ते आंटी। कैसी हो आंटी? कौन हो तुम लोग? तेरे को कितनी बार बोला था कि कंजनी सेठ के रास्ते से हट जा, मगर नहीं। अब तू सीधी तरह से फ्लैट खाली कर दे। तुम लोग ये जो कुछ कर रहे हो ना, वो सही नहीं कर रहे हो। ए आंटी, इधर बिल्डिंग बनेगा मतलब बनेगा, चाहे इसके लिए तुमको तुम्हारा पति के पास क्यों ना भेजना पड़े। धमकी दे रहे हो मुझे? जाओ, जो करना है करो। ए, चल बाहर ले इसको, आज इसको सबक सिखाना पड़ेगा। चल ले इसको। आखिर ये वृद्ध महिला कौन थी जिसके साथ इतनी बदसलूकी की जा रही थी? आखिर उसके फ्लैट में ऐसी क्या खास बात थी कि जिसको खाली करने के लिए इतना जोर दिया जा रहा था? आखिर मुंबई के एक आम रेजिडेंशियल सोसाइटी में ऐसा क्या चल रहा था जिसने कुछ लोगों को हैवान बना दिया था? अगं अंजली, काय झालं? थांब थांब थांब। हे पानी पी। अरे मैंने बोला था ना, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी के सोना, लेकिन तू ना अंजलि मेरी बात कभी सुनती ही नहीं। विलास, आता परत चालू नको होऊस। और वैसे भी ना सुबह से मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे हो ठीक है, अभी नहीं चालू था बस। काय एवढ्या रात्री? ऐसे भी मेरा सर दुख रहा है और ये आवाज। अंजलि मैं देखता हूँ इनको, आज इनका मैं बराबर करता हूँ, आज इनकी वाट लगाता हूँ। अरे आवाज आज से करके नहीं सुन सकते क्या तुम लोग? हाँ, अरे आजू बाजू में आदमी लोग रहता है, समझ में नहीं आता क्या तुमको? आज तुम लोग का वाट लगाता हूँ मेरे को। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन। आपने फोन करके बोला ना कि यहाँ पे जोरों से म्यूजिक चालू है, यहाँ पे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। साहब आपके आने के 5 मिनट पहले इन्होंने म्यूजिक बंद किया, नहीं तो इतना जोर जोर से स्पीकर बजा रहे थे ना कि हमारा नींद आराम हो गया है। ठीक है, देखता हूँ मैं। भाई साहब, आपने यहाँ पे म्यूजिक की आवाज सुनी? म्यूजिक? हाँ, मैंने तो कुछ नहीं सुना साहब, मैं तो आराम से सो रहा था। अरे भाई झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे साहब खोटा बोलते हैं। ये तो बोल रहे यहाँ पे म्यूजिक नहीं बजा। साहब तो कहाँ पे बजा? साहब उधर बजा, उधर उधर पूछो आप। भाई साहब, म्यूजिक बजा था? नहीं साहब, हम लोग तो आराम से सो रहे थे, हम लोग म्यूजिक क्यों बजाएंगे? झूठ बोलते हैं सब। अरे ये बुढ़ा सटिया गया है, हाँ साहब, ये बुड्ढा सटिया गया है। ये रोज कोई ना कोई कंप्लेन करता है, कभी बिजली के लिए कभी पानी के लिए, इसका रोज का किचकिच है। नहीं साहब खोटा बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं, सब मेरे लिए सब। चुप, इस बार छोड़ देता हूँ। अगले टाइम झूठी कंप्लेंट की ना तो अंदर कर दूंगा। चल घर में जा, जाके सो जा। कल तो हमारे घर का पावर ही कट कर दिया उन्होंने। सारा दिन बिना लाइट और पंखे के रहना पड़ा हम दोनों को। वो तो शुक्र है कि ठंड का मौसम है, वरना दिन निकालना मुश्किल पड़ जाता। वहाँ हमारे साथ ये सब कर रहे हैं और यहाँ आप लोग के साथ कभी म्यूजिक कभी पुलिस। मुझे तो ऐसा लगता है जब तक हम इनकी बात नहीं मान लेते, ये लोग ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। परेशान तो कर ही चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब होने के बाद अपनी बात पर अड़े रहे या फिर हार मान लेनी चाहिए। क्यों हार मान लेना चाहिए? और क्यों छोड़ देना चाहिए हमने इन लोगों को? हम लोग थोड़ी ना कोई गलती कर रहे हैं। लेकिन अंकल हम कर भी क्या सकते हैं? डरने की बात नहीं है। मैंने अपने मित्र देशमुख से बात कर ली है, वो लॉ में प्रोफेसर है, प्रोफेसर। उसने मुझे लीगल सारी बात समझा दी। अब देखना, ये मामला मैं आज ही उठाने वाला हूं, छोड़ूंगा नहीं मैं इनको। तो बहुत अच्छी बात है अंकल। हाँ अंजलि, अरे पहुंचे कि नहीं अभी तक? अभी मैं बीएमसी ऑफिस के सामने पहुंच रहा हूँ। क्या बताऊं, पैदल ही आना पड़ा मेरे को इधर तक। चर्च गेट से इधर बीएमसी के ऑफिस तक कोई टैक्सी वाला आने को तैयार नहीं ना। मैंने कहा था, क्यों कर रहे हो ये झंझट? अरे छोड़ दो ना सब कुछ। तुम मेरी चिंता ना को करो। देख तेरा बुखार अभी ठीक हुआ है, तू अपना ख्याल रख। फोन रखता हूँ। हाँ? ये कंप्लेंट करने का था मेरे को, कंप्लेंट करने का था मेरे को।
कंप्लेंट करने का। साहब, वो हमको हमारा इंद्रलोक सोसाइटी और कंजानी बिल्डर के खिलाफ कंप्लेंट करने गए आपके पास। क्या क्या उन लोगों ने आपके साथ? उन लोगों ने हमारा घर खाली करवाने के लिए हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। वो हमारा बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गया है ना, लेकिन हमारा जूना घर के बदले में वो जो हमको घर दे रहा है ना, वो उसका आधापन नहीं है और भावपन बिल्कुल कम दे रहा है। ऐसा कैसा में घर छोड़ के जाएगा और वो छोटे से घर में जाके रहेगा उधर, वो भी 3 साल के लिए। और इधर नहीं साहब, वो बहुत दूर दे रहा है। हमने मना किया, हम बोला हम नहीं जाएगा। अब वो बिल्डर हमारे सोसाइटी वालों के साथ मिलकर परेशान करके रख दिया है ताकि हम परेशान होके वो घर छोड़ के उधर से चला जाए। साहब, वो जो बिल्डर है ना, वो भी कोई अच्छा आदमी नहीं लग रहा है साहब। वो बोलता है उधर 32 माले का बिल्डिंग बनाएगा। साहब, हमारा बिल्डिंग तो उधर कोस्टल एरिया में आता है ना, उधर तो 12 माला बिल्डिंग बनाने का परमिशन है खाली। फिर वो ऐसा कैसा उधर 32 माले का बिल्डिंग बनाएगा, वो भी बिना परमिशन का। इन लोगों ने तो हमारा रहना मुश्किल कर दिया है उधर। आप हमारा कुछ करो साहब। ठीक है, देखते हैं हम क्या मदद कर सकते हैं। मुंबई में बसे हर मध्यम वर्गीय परिवार का एक ही सपना होता है, अपना फ्लैट लेना। जीवन भर मेहनत करके, अपनी सारी जमा पूंजी निवेश करके, बैंक की किश्तें भर भर के कुछ खुशकिस्मत लोग अपना यह सपना पूरा कर पाते हैं। पर अफसोस, बावजूद इसके उन्हें सुकून या चैन नहीं मिल पाता। आखिर क्यों? एक आम वजह है मुंबई में बढ़ता रीडेवलपमेंट का चलन। इसके तहत बिल्डर सोसाइटी को अपने पक्ष में करके निवासियों को बड़े और बेहतर घर की पेशकश करके, क्लब हाउस, पार्क जैसी सुविधाओं का वादा करके उनकी बिल्डिंग का पुनर्विकास करता है। यह सौदा दूर से जितना अच्छा लगता है, नजदीक से इसकी कड़वी सच्चाई सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं देती। दरअसल ऐसी योजनाओं में बिल्डर का एकमात्र लक्ष्य होता है प्राइम प्रॉपर्टी को दोबारा बनाकर उनमें ज्यादा फ्लोर्स बनाना और फिर उन्हें ज्यादा मुनाफे में बेचना। मुनाफे का यही लालच कई बार कुछ लोगों का सिर्फ चैनो सुकून नहीं, सब कुछ छीन लेता है। आज सावधान इंडिया में देखिए अनिल देवरा और विलास देवरा की कहानी, जिनकी जिंदगी के आखिरी पलों में पुनर्विकास के नाम पर ना सिर्फ उनके सपनों का घर बल्कि उनका सब कुछ छीन लिया गया। अरे तो एक ही सीमेंट वाला है क्या? दूसरा जाके देखो, हजारों है। और लेकिन सुन, जो सबसे सस्ता देगा ना उसी से खरीदना, समझा? लेकिन साहब, सस्ते सीमेंट की क्वालिटी कोई भरोसा नहीं है। ताजमहल नहीं बनाने का है मेरे को, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाने का है और 100 साल खड़ी नहीं रखने का इसको, समझा? 1 मिनट। हाँ पाटिल, बोलो। कंजानी साहब, आपको कुछ बताना है? मुंबई के कई प्रसिद्ध बिल्डर्स का यह खुद मानना है कि नए प्लॉट में बिल्डिंग निर्माण करने से ज्यादा मुनाफा रीडेवलपमेंट में है। और जाहिर सी बात है, जहां ज्यादा मुनाफा हो, अंधा पैसा हो, वहां भ्रष्टाचार की संभावना भी है। बीएमसी के जारी किए गए अधिनियमों के अनुसार किसी भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए बिल्डर को 40 से 50 मापदंडों पर खरा उतरना पड़ता है। इन्हें कहा जाता है IOD, यानी इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल कंडीशंस। इस प्रक्रिया में कम से कम 2 साल लग जाते हैं, तब कहीं जाकर बीएमसी से रीडेवलपमेंट के लिए अनुमति मिलती है। पर यहां कंजानी बिल्डर्स ने बीएमसी के कुछ भ्रष्ट अफसरों को अपनी तरफ कर लिया, सारे नियमों का उल्लंघन करके रातों रात प्रोजेक्ट अप्रूव करा लिया। यह काम उनके लिए और भी आसान हो गया क्योंकि इस पूरी सांठगांठ में रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन सिद्धवानी और ट्रेजरर शेट्टी भी शामिल थे। सिद्धवानी साहब, आप किस मीटिंग की बात कर रहा है? मुझे क्या पता। नहीं सर, कुछ तो कहा होगा। कुछ नहीं कहा उन्होंने, बहुत गुस्से में थे। बोलने लगे मिलना है अर्जेंट में। नमस्ते सेठ। नमस्ते सर। नमस्ते सेठ। ये बीएमसी के ऑफिस में जाकर हमारे खिलाफ कंप्लेंट किसने लिखाई? हमने? हाँ, और वो भी बिल्डिंग का ही कोई आदमी है। किसका काम है ये? जरूर वो बुढ़ा देवरा होगा सेठ। हाँ, वो बुढ़ा होगा।
मैं तुम लोगों को 3 करोड़ से ज्यादा दे चुका हूं ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो, कोई लफड़ा नहीं हो। अगर ये तुम लोगों से नहीं संभलेगा ना, मुझे ही संभालना पड़ेगा। नहीं सेठ, हम लोग हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। हाँ सेठ जी, आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अरे मैं टेंशन लेता नहीं, टेंशन देता हूं। इस बिल्डिंग की परमिशन के लिए बहुत पैसा लगा चुका हूं और अब मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी सेठ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम देख लेंगे उस बुड्ढे को। अब कुछ दिनों में बिल्डिंग के सब लोगों का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपको मैं लाके दूंगा। तो ठीक है, तुम लोगों को 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, सारा काम हो जाना चाहिए, वरना मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। और नहीं तो फिर क्या समझे? चलो रे। ठीक है, ठीक। इस बुड्ढे ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। 3 करोड़ रुपए हम कहां से वापस देंगे? 2 करोड़ तो मैं पहले इन्वेस्ट कर चुका हूं, सब मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस बुड्ढे को। अरे आप भी कहां इस झमेले में फंस रही है अंजलि जी? आप दोनों की वजह से पूरी सोसाइटी परेशान है, पूरा प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। चाहिए तो 15 लाख रुपए और ले लीजिए और खत्म कर दो इस किस्से को। देखिए सिद्धवानी जी, आपको जो भी कहना है ना, आप मेरे पति से कहिए। अगर वो हमारी बात सुनते तो हम आपके पास क्यों आते? वो तो कुछ सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं, बस अपनी जिद पे अड़े हैं हमारा काम रोक के। ये क्या है? हा? मेरे घर में तुम लोग ये पैसा लेके चलो चलो उठो, निकलो, पहले मेरे घर से बाहर निकलो, ये उठाओ पैसा। हाँ? अरे क्या समझता है तुम लोग कि मैंने तुम लोगों का काम ये पैसे के लिए रोका है? नहीं, तुम लोग जो काम कर रहे हो वो गलत है। अरे तुम लोगों को चाहिए था कि सब बिल्डर्स लोगों को मिला के टेंडर निकालने का, और उसके बाद जिसका टेंडर अच्छा होएगा उसको काम देने का था। अरे ये कंजानी बिल्डर, अरे ये ठग रहा है, हम लोगों को ठग रहा है। देवरा साहब, कभी तो आप ये कहते हो कि आप ये पैसे के लिए नहीं कर रहे हो, और कभी भावतोल की बात कर रहे हो। आप 1 नंबर के लालची हो। मैं लालची नहीं हूँ, मेरे को उतना ही मांगता है जितना मेरा हक है। लालची तुम हो, तुम। और तुम लोगों ने वो कंजानी बिल्डर से पैसा खा के वो बीएमसी के ऑफिसर को भी अपने साथ मिला लिया। हाँ, तुम सब लोग चोर हो, एक को भी नहीं छोड़ेगा मैं। चोर किसको बोला रे? 2 दिन में मकान खाली नहीं किया तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, समझे? चट्टे। क्यों ऐसा कर रहे हो? अरे छोड़ दो ना ये सब। अगर अंजलि, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं अपना घर? देखो विलास, ये घर मुझे भी चाहिए, मगर तुम्हारी ये हालत करके नहीं। मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। विलास, उठो तो, देखो तुम्हारे दवाई का टाइम हो गया है। विलास, ये ले विलास। दिल का दौरा पड़ने से विलास देवरा की मृत्यु हो गई। सच्चाई और ईमानदारी की एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। सवाल यह उठता है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन था? सीधे तरीके से सिद्धवानी को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता था, मगर एक बात तो जाहिर थी कि विलास देवरा की इस अकस्मात मृत्यु के पीछे वही मानसिक दबाव था जिसका जिम्मेदार था सिद्धवानी। विलास देवरा की मौत होते ही अंजलि देवरा ने अपनी जिंदगी का एकमात्र सहारा खो दिया। जीवन की सांझ में व्हील चेयर पर कटेगी उनकी जिंदगी। इस सब के बावजूद क्या सोसाइटी अब उन पर अपना प्रेशर कम करेगी या हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे?
कोई नहीं, तू आई के पास रुक, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, आप रुको, मैंने सबके लिए खाना बनाया है ऊपर, अभी भिजवाती हूँ। तुम हिम्मत नहीं हारना अंजलि, विलास भाई का काम अभी तक हुआ नहीं। कैसे हिम्मत नहीं हार देशमुख भाई साहब, कल तक जो पड़ोसी हमारे अपने परिवार जैसे थे, आज पैसों के खातिर वो हमारे दुश्मन बन गए। अभी तुम्हारे बाबा को उन्होंने मार दिया। आई तू संभाल अपने आप को। लो आई, दवाई खा लो। नहीं चाहिए मुझे दवा। आई मैं तो बोलता हूँ कि छोड़ दे ये घर, तो मेरे साथ पूना चल बस। नहीं, अभी तुम्हारे बाबा को ये पैसे चाहिए थे ताकि पूना में तुम खुद का घर ले सको। अभी तुम्हारी शादी हुई है, अब तो बच्चा भी आने वाला है। ऐसे कब तक तुम भाड़े के घर में रहोगे? आई तू मेरी चिंता मत कराए, वो संभालेगा अपने आप को। ये घर दे दो उन लोगों को। आई तेरे को वैसे भी तकलीफ में देखकर मेरे को अच्छा नहीं लगता। आई प्लीज मानना। आई अभी जिन लोगों ने तुम्हारी बाबा की जान ली, अगर आज मैं उनसे हार गई तो तुम्हारे बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। उनका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और मैं पूरा करूंगी। हाँ, तुम्हारे बाबा का काम मैं पूरा करूंगी। तुझे मेरी चिंता मत कर। आप लोग खाइए, मैं चाय लेकर आती हूँ। एक मिनट आई, बॉस का कॉल। यस सर। सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। मेरी माँ यहाँ बिल्कुल अकेली सर, और उनको यहाँ देखने वाला कोई नहीं। ऐसे में आई हैव टू बी विद हर सर। मुझे सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपनी लीव एक्सटेंड करनी है सर। सॉरी अभिषेक, मैं समझता हूँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ऑलरेडी 6 दिन की छुट्टी दे चुका हूँ। परसों तक ऑफिस में आ जाओ, ठीक है? रखता हूँ सर। अरे तूने नाश्ता नहीं किया? हाँ। अभी बॉसने काय सांगितलं? अरे कुछ नहीं, बस वो एक काम पेंडिंग पड़ा था बस। और तू टेंशन मत लेना, नाश्ता कर। इनके घर में एक बूंद भी पानी नहीं आना चाहिए, समझे? हाँ, जल्दी करो। क्या हो गया शेट्टी? हो गया बिजली का काम। अरे फोन चार्ज क्यों नहीं हो रहा? लाइट चली गई क्या? मैं बाहर जाकर देखता हूँ जरा। मैम साहब, पानी चला गया, कपड़ा बर्तन कैसे करूंगी? पानी चला गया? अरे अभी बिजली फिर पानी, ये सब हो क्या रहा है? हो नहीं रहा है,
कर रहा है सिद्धवानी। ये सब वो जानबूझकर कर रहा है ताकि मैं इस घर को खाली करूं, इसीलिए परेशान कर रहा है। जाऊन सांग त्याला, मैं ये घर खाली नहीं करूंगी, कभी नहीं। सिद्धवानी जी, अचानक घर की बिजली और पानी दोनों चले गए। प्लीज चलकर जरा देखिए कि प्रॉब्लम क्या है। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम देखो। क्या मतलब हमारी प्रॉब्लम है? बिल्डिंग के मेंटेनेंस इंचार्ज आप है, ये काम आपका है ना। इतने सालों से आप हमारे पड़ोस, और आप मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। देखो अभिषेक, मुझे तुमसे, अंजलि जी से या तुम्हारी प्रॉब्लम से कुछ भी लेना देना नहीं। क्या मतलब? मैंने पहले ही प्यार से समझाया था कि पैसे ले लो और घर खाली करो, तुम सबके लिए अच्छा रहेगा। आगे कुछ भी हो सकता है। भाई, मैं और मोहिनी तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, और ये सब देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भाई, तू हम लोगों के साथ पुणे क्यों नहीं चलती? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आई तो समझने की कोशिश करना, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। जब तक ये रीडेवलपमेंट का काम नहीं हो जाता तब तक ये लोग चुप नहीं बैठेंगे और तुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। तो मेरी चिंता मत कर मोहिनी। आई, तू समझती क्यों नहीं है? मोहिनी बिल्कुल ठीक बोल रही है। आई, आज तो मैंने बिजली और पानी का काम करवा दिया, कल को ये लोग फिर तुझे परेशान करेंगे। तू अकेली है, तू क्या करेगी? आई देख आई, मैं हर वक्त तेरे साथ इधर नहीं रह सकता हूँ, और आई उधर भी काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। प्लीज आई, मान जाना, चलना हमारे साथ तुम्हें। अभी अगर मैं यहाँ से चली गई तो अपनी शक्ल आईने में कभी नहीं देख पाऊंगी। जिस काम के लिए तुम्हारे बाबा की जान गई, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? नहीं, मैं यही रहूंगी। लेकिन आई, तू समझती क्यों नहीं है? तू मेरी चिंता मत कर अभी, मुझे कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ हुआ भी ना तो यहाँ पे देशमुख भाई साहब है, रीचा है, शिवम है ना मेरी देखभाल करने के लिए। अभी तू जा, तेरे काम पे ध्यान रख, और हाँ, मोहिनी का भी ख्याल रखना। सोसाइटी के कई निवासियों की तरह अभिषेक देवरा ने सिद्धवानी की धमकी को नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती की। हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि इस तरह का मेंटल टॉर्चर, उत्पीड़ित करना, जोर जबरदस्ती करना कानूनी जुर्म है। काश वो लोग सोसाइटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करते तो मुंबई पुलिस के द्वारा ना सिर्फ उन्हें सुरक्षा मिलती बल्कि इस मामले में पूरी जांच पड़ताल होती, सारे लोगों के कच्चे चिट्ठे खुलकर सामने आते। अफसोस, अंजलि देवरा और उनके बेटे अभी दोनों ने इसमें से कुछ नहीं किया। अंजलि देवरा के बेटे और बहू दोनों पुणे के लिए रवाना हो गए। अंजलि देवरा अब अपने फ्लैट में अकेली रह गई, वही फ्लैट जिसे खाली कराने के लिए सिद्धवानी अब किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार था। वॉचमैन, जरा ऊपर आना। ए वॉचमैन, इधर आ। तू बिल्डिंग का वॉचमैन है कि देवरा मैडम का सेक्रेटरी? अगली बार उनके काम के लिए गया ना तो बिल्डिंग और नौकरी दोनों से निकाल दूंगा। चल जा। मैं कल से काम पे नहीं आने वाली हूँ, मुझे दूसरी जगह पे अच्छी पगार वाली नौकरी मिल गई है। किसके पास? वो सेक्रेटरी मैडम है ना, उनके यहाँ। मैम साहब, मेरा हिसाब करके रखना, कल आके पैसे लेके जाऊंगी, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। वॉचमैन, अरे वॉचमैन, अरे ऊपर तो आओ।
हेलो, मैं इंद्रलोक सोसाइटी से अंजलि देवरा बोल रही हूँ। मुझे अपनी दवाइयाँ मंगवानी थी, क्या आप उसे घर पे भेज सकते हैं? हाँ मैडम, अभी भिजवाता हूँ। अरे 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया। हेलो, मैं अंजलि देवरा बोल रही हूँ। आपने अभी तक मेरी दवाइयाँ नहीं भेजी। भिजवाई थी अंजलि मैडम, लेकिन आपके सोसाइटी वालों ने अंदर आने नहीं दिया लड़के को। क्या? बोले सोसाइटी में डिलीवरी अलाउड नहीं है। जी, ये रही आपकी दवाइयाँ। तो आंटी, आपने हमें पहले फोन क्यों नहीं किया? हम पहले ही दवाई लेकर आ जाते ना। मैंने सोचा कि तुम दोनों को क्यों तकलीफ दूं। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? कुछ भी काम हो आप बेझिझक बोल दिया कीजिए। पता नहीं अब कितना दिन तक मैं जिंदा रहूंगी। जीना हराम कर दिया है इन लोगों ने मेरा। जीना तो हमारा भी हराम कर दिया इन लोगों ने। बीएमसी में कंप्लेंट कर दी मैंने इनकी। बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट में स्टे मिल जाएगा हम लोग को शायद। हाँ आंटी, आप बस हिम्मत रखिए, हम लोग हैं ना आपके साथ। देखते हैं ये लोग हमारा क्या बिगाड़ लेते हैं। हाय, कशिश है तू? तेरे को कोई तकलीफ हो तो बोलना ही, मैं उधर पक्का आने की कोशिश करेगा ही। अरे नहीं अभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तू अपने काम पे ध्यान दे। तेरी बहुत चिंता होती है आई हम दोनों को। काश मैं और मोहिनी तेरे साथ रह पाते आई। और इधर इतना काम है ना आई कि हम दोनों को घर आते आते रात के 10-11 बज जाते। पर नहीं, तू चिंता मत कर, मैं इस सैटरडे को पक्का उधर आने का कोशिश करेगा। मैं समझ सकती हूँ अभी, पर तू मेरी चिंता मत कर। देखो, मुझसे ज्यादा तुम्हें मोहिनी का ख्याल रखना है, उसको संभाल तू भी अपना ध्यान रखना है और कुछ भी हो तो कॉल करना मेरे को। हाँ बरं, ठेवते मी फोन। ओके। जी विलास देवरा यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। जी उनके लिए ये रजिस्टर्ड लेटर आया, यहाँ पर साइन कर दीजिए। विलास के नाम का घर? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे देशमुख भाई साहब को फोन करना होगा। हेलो देशमुख भाई साहब। वॉचमैन, वॉचमैन, कहाँ गया ये? ओ वॉचमैन! लगता है सिद्धवानी ने इसे भी मना कर दिया, इसीलिए अनसुनी कह के चला गया। हेलो देशमुख भाई साहब, आप अभी कहाँ पर हैं? हाँ मैं पहुंच चुका हूँ, आप कहाँ हो? लगता है आज मैं वहाँ आ नहीं पाऊंगी। क्यों, क्या हो गया? मैंने वॉचमैन को बहुत आवाजें दी पर वो अनसुनी करके चला गया। सिद्धवानी ने उसे भी कुछ कहा है। बिल्डिंग की लिफ्ट भी उन्होंने बंद कर दी है, इसीलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगी। भाई साहब, कल रात को मैंने आपको वो आरटीआई का लेटर दिया था ना, आप एक काम कीजिए, आप उसे लेकर जो भी आगे की कार्रवाई करनी है उसे पूरी कर दीजिए। आप घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। अरे अब तो 1 हफ्ता हो गया मिस्टर सिद्धवानी, और उस बिल्डिंग पर स्टे ऑर्डर लगाने की बात चल रही है। हमने बहुत कोशिश की है ना शेट्टी, पर वो पागल बुड्ढी। अरे उसको तो मैं संभाल लूंगा, उसके लिए तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका मतलब क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? वही जो तुम लोगों ने नहीं किया मैं करूंगा। भाई तूने मुझे कुछ बताया क्यों? वो तो मुझे शिवम का फोन आया था तो पता चला कि कैसे ये लोग तुझे परेशान कर रहे हैं। तू मेरे साथ पुणे चल रही बस। तू क्यों परेशान हो रहा है अभी? अब मेरी चिंता करना तू छोड़ दे। भाई तू सुनती क्यों नहीं है? ये बिल्डर लोग बहुत कमीने होते हैं, बहुत पैसा होता है इन लोगों के पास। भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि वो क्या करेंगे मेरा।
समझो फ्लैट आपका हो गया। आई, माना कि ये घर बाबा का सपना था, लेकिन आई अगर तुझे कुछ हो गया तो बाबा के सपने का क्या करेगी तू? और आई, तुझे क्या लगता है कि तुझे इस हालत में देखकर बाबा को खुशी होती होगी? प्लीज आई, मेरी बात मान ले और चल मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है आई, तेरी ना जो मर्जी में आया ना वो तू कर, और अगर कल को तुझे कुछ हो गया ना आई तो मेरे को मत बोला तू। तेरी इस जिद के कारण ना मैं तुझसे इतना दूर चला जाऊंगा कि चाहकर भी तेरी मदद को नहीं आ पाऊंगा। हेलो आंटी। नमस्ते आंटी। कैसी हो आंटी? कौन हो तुम लोग? तेरे को कितनी बार बोला था कि कंजनी सेठ के रास्ते से हट जा, मगर नहीं। अब तू सीधी तरह से फ्लैट खाली कर ले। तुम लोग ये जो कुछ कर रहे हो ना, वो सही नहीं कर रहे हो। ए आंटी, इधर बिल्डिंग बनेगा मतलब बनेगा, चाहे इसके लिए तुमको तुम्हारा पति के पास क्यों ना भेजना पड़े। धमकी दे रहे हो मुझे? जाओ, जो करना है करो। ए, चल बाहर ले इसको, आज इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अभी शिवम, आई गुरु, आई अंदर, चल 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 चल। आई, 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 क्या हुआ तेरे को? आई, शिवम, आई को क्या हुआ? कुछ गुंडे घुसा था आज घर में। गुंडे? हाँ, काफी चोटें आई और स्टिचेस भी लगाने पड़े। बस सही, अब बहुत हो गया, पुलिस को बताना ही पड़ेगा। तो आपको रिपोर्ट लिखवानी है? जी इंस्पेक्टर साहब। किसके खिलाफ? बिल्डिंग के चेयरमैन चंदर सिद्धवानी और बिल्डर नरेश कंजानी के खिलाफ। वो बिल्डर कंजानी यानी नरेश कंजानी? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारा मतलब वो चेयरमैन सिद्धवानी और बिल्डर कंजानी आपको अरेस्ट कर रहे हैं, जो आपको जगह खाली करने के बारे में? जी इंस्पेक्टर। अब आप क्या करेंगे इंस्पेक्टर साहब? आई की हालत देख रहे क्या की उन लोगों ने? मतलब कि आप उन लोगों को कब तक अरेस्ट करेंगे? ये बगा, रिपोर्ट ले लें, जो कुछ होगा आपको खबर कर देंगे। देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं। देखते हैं का क्या मतलब है इंस्पेक्टर? काय बोलायचंय तुम्हाला? अरे हरासमेंट और जबरदस्ती घर खाली करने के लिए उनके ऊपर केस तो बनता है ना, और बस आप यूं ही कह रहे हैं कि देखते हैं। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए, मेरा मतलब कार्रवाई करेंगे। ले लीजिए। ये क्या इंस्पेक्टर साहब? ये आपको घर खाली करना पड़ेगा मिसेस देवरा, ऊपर से ऑर्डर से। हमें घर खाली करना पड़ेगा? मतलब ये आप क्या कह रहे हैं? हम ही ने तो केस किया था कि हमें इस घर से जबरदस्ती निकाला जा रहा है, और आप हम ही को हमारे घर से निकल जाने की नोटिस दे रहे हैं। बिल्डर कंजानी मंत्री जी का रिश्तेदार है, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए और ये घर छोड़कर आप चले जाइए, वरना मैं इसके आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये वही इंस्पेक्टर है जिसने हमारी कंप्लेंट लिखी थी, और अब यही हमारा घर खाली करने का नोटिस लेकर आया है। मुझे आई की बात बिल्कुल ठीक लगती है काका। हमें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो लोगों तक हमारी बात पहुंचा सके, ताकि लोगों को चंदर सिद्धवानी और नरेश कंजानी जैसे लोगों की असलियत पता चल सके। वो तो है। मेरा एक दोस्त है काका, यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में रिपोर्टर है। आयु हमारी मदद करने के लिए तैयार है। मैं कल ही जाकर उससे मिलता हूं।
हेलो, अंजलि देवरा बोल रही है? हेलो, कौन बोल रहे हैं? अब भी टाइम है। अगर अपने बेटे की जान चाहती हो तो फौरन घर खाली कर दो। तुम्हें समझ तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा। क्या हुआ? समझी ना? वरना बेटे से हाथ धो बैठोगी। तुम जो कर सकते हो तुम कर लो। हम ये घर छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। सुना तुमने? हम ये घर छोड़कर जाने वाले नहीं और ना ही हम तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाले। समझे तुम? घबरा मत आई। कहीं तुझे कुछ हो गया तो? आई तू चिंता मत कर। नहीं अभी उन्होंने तो तुम्हारे बाबा को कहीं इस लड़ाई की वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो? आई मुझे कुछ नहीं होगा और अब मैं इन लोगों को नहीं छोड़। यार रोड तो कम से कम देख के क्रॉस किया कर। कुछ नहीं यार, वो फोन पर बात कर रहा था तो ध्यान नहीं दिया। ये बता, कुछ सोचा उस बारे में जो मैंने तुझे बोला था? हाँ, और तुझे अब तक ये तो पता पड़ गया होगा कि वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सोच ले, तू फिर भी उनके खिलाफ जाना चाहता है? हाँ राजेश, अब बस यार, बस कैसे भी कर एक आर्टिकल छाप दे अपने इस न्यूज़पेपर में, ताकि इस केस को मजबूत करने के लिए एटलीस्ट कुछ तो हेल्प मिले। प्लीज राजेश, सिर्फ एक आर्टिकल। देख यार अभी मैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट से हूँ, मैं तो ये नहीं कर सकता, लेकिन तेरे लिए क्राइम वालों से बात करता हूँ, शायद वो लोग तेरी कुछ हेल्प करें। तेरे पास डॉक्यूमेंट तो है ना? हाँ लाया हूँ। ये आरटीआई और ये घर खाली करने का नोटिस। That's great. यार विमल, एक मिनट केबिन में आना। हाँ बोलो ना भाई। हाँ यार विमल, ये अभी है मेरा कॉलेज का फ्रेंड। अभी ये विमल, ये क्राइम डिपार्टमेंट देखता है। यार विमल, अभी को तुमसे कुछ बात करनी थी। आई लवकर ये काय झालं रे अभी? कशाला ओरडतोयस? बघ, काय है? फ्रंट पेज पर न्यूज छपा है। आई अब देखना कुछ ना कुछ होगा। हाँ अभी जरूर होगा, मेरा मन कहता है। हेलो, हाँ जी, मैं राइट न्यूज से शामिक बोल रहा हूँ। जरा अभिजीत देवरा से मेरी बात कराएंगे? कितने सालों से हम यहाँ अपने बच्चों के साथ रहते आए हैं, हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई, हमने अपने एक बड़े परिवार की तरह सुख दुख बांटे, और आज वही पड़ोसी कुछ पैसों के खातिर हमें अपने बिल्डिंग से, हमारे घर से हमें बेदखल करना चाहते हैं। इस बिल्डिंग का चेयरमैन, ट्रेजरर और बिल्डर ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। उन्होंने इस तरह से परेशान करना शुरू कर दिया कि मेरे पति को अपनी जान गंवानी पड़ी। आई बिल्कुल ठीक कह रही है। ये कंजानी बिल्डर, एक तो इसको पहले गलत तरीके से चुनकर ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। जहां 12 माले की परमिशन है वहां 32 माले की बिल्डिंग बनाने की बातें हो रही। हमारी तरह जिनके पास 2 BHK के उनको 1 BHK का दिया जाए। क्यों? क्योंकि सभी को वही मिल रहा है, वो भी बाजार भाव से कम रेट पर। और ऊपर से इन लोगों का कहना है कि लेना है तो लो, नहीं तो सड़क पर रहो। अब आप ही लोग बताइए कि ये कहाँ की जोर जबरदस्ती। पहले तो पानी और लाइट बंद करते थे, अब तो जान से मार डालने की धमकी दे रहे हैं। कहते हैं कि तुम निकल जाओ वरना ठीक नहीं होगा। कंजानी और सिद्धवानी अगर पैसों के लिए हमें इस घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? पानी जब आम आदमी के सर से ऊपर चला जाता है तब जनतंत्र में उसके पास सिर्फ एक ही सहारा बचता है, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाना। इसी तरह
कंजानी जैसे भ्रष्ट और ताकतवर लोग दुनिया भर के सामने बेनकाब हो जाते हैं और अभी जैसे आम आदमी की आवाज से आवाज मिलाकर हर नागरिक इंसाफ की मांग करता है। आज लोकतंत्र के सशक्त माध्यम के द्वारा, मीडिया के द्वारा अभी ने अपनी आवाज जनता तक पहुंचाई और अब बारी थी अपराधियों के कटघरे में खड़े होने की। याद है ना, याद मत गाड़ी मत। मैंने आपसे कहा था मत पड़िए इस लफड़े में। अब मेरा क्या होगा, चिंटू का क्या होगा? दोबारा रखो मिसेस देवरा। थैंक यू इंस्पेक्टर। जब कोर्ट की डेट होगी तभी कंजानी के खिलाफ गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर रहना पड़ेगा। श्योर इंस्पेक्टर। और मिसेस देवरा, आपने तो वाकई साबित कर दिया कि अगर हिम्मत हो तो पैसे की ताकत को भी तोड़ा जा सकता है। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। हमने अपने मतलब के लिए आपको बहुत दुख दिया। अंजलि ताई, हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, मैंने आप सभी लोगों को मेरा एक परिवार जैसा माना है और परिवार में छोटों को तो हमेशा बड़े माफ करते ही है ना। मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। देखा ही, तू जीत गई, बाबा जीत गए। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, जहां बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति और बिल्डर्स रहते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हर रोज लाखों करोड़ों के शेयर्स बेचे और खरीदे जाते हैं, पर कहीं इस खरीद फरोख, नफे नुकसान के बीच हमने इंसान की कीमत लगाना तो नहीं शुरू कर दिया। रीडेवलपमेंट के पीछे छुपी इन्हीं बातों से ऐसा ही एक घिनौना सच सामने आया। गौरतलब बात यह है कि अगर रीडेवलपमेंट सही तरीके से हो तो बिल्डर को और वहां रहने वाले निवासियों को बराबर लाभ होता है, पर अगर बिल्डर इतना लालची हो जाए कि वो निवासियों का हित ही भूल जाए तो हमें ऐसे पुनर्निर्माण पर अंकुश लगाना होगा। याद रखिए, आप सिर्फ सोसाइटी के कार्य प्रणाली पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको सोसाइटी मीटिंग्स में सवाल करने होंगे। बीएमसी के बनाए हुए कानूनों को लेकर आपको जागरूक रहना होगा। विलास और अंजलि देवरा की मुहिम हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगर बिल्डर ना सुने तो सोसाइटी के पास जाइए, सोसाइटी ना सुने तो बीएमसी के पास जाइए, आरटीआई कीजिए, जरूरत पड़े तो मीडिया के पास जाइए, लेकिन अपनी आवाज को दबने मत दीजिए। क्योंकि जब आप सावधान रहेंगे तभी आपकी बिल्डिंग, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका देश, आपका घर सुरक्षित रहेगा। आमची मुंबई, मी मुंबईकर, मुंबईकर जागृत तो ही मुंबई सुरक्षित। चलिए हम सब मिलकर शपथ लें कि इन निर्दयी भ्रष्ट लोगों से कहेंगे अतः बस, अपने अंदर के छुपे लालच से कहेंगे अतः बस। सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक। तो सावधान